Hello and welcome to the RRB PO first session. मेंस है ना। बोला सर मेंस लेके आओ फाउंडेशन छोड़ो मेंस लेके आओ। मेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आरआरबी पीओ का फर्स्ट क्लास आपके सामने। गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। पहली क्लास आरआरबी पीओ मेंस की। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतनी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स तक आपका जो मेंस का लेवल है वो क्वांट के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज़ माय गारंटी। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ अगर ध्यान से आप अच्छी तरीके से बने रहते हो चीज़ों पे। तो मेंस लेके आए और आज की क्लास के अंदर ये फर्स्ट सेशन होने वाला है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक्चुअल लेवल क्या होता है। जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये होता है असली लेवल। ये होता है असली लेवल। इस लाइन का मतलब क्या है कि असली लेवल क्या होता है कि हम एग्जाम में जो लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका जो एक्चुअल लेवल क्या होता है। मतलब उससे उससे बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, नहीं पूछे जाते। मैंने इस एग्जाम को एक बार नहीं 2 बार निकाला है। इतनी तबीयत से निकाला है जिसकी हद नहीं है। अच्छे अच्छे स्कोर करके निकाला है। ठीक है, तो इस एग्जाम को मेरे से ज़्यादा इट सीम्स लाइक एन इगोइस्टिक थिंग बट इट्स वेरी ट्रू। बहुत अच्छे से जानता हूँ इस एग्जाम को। जितना अच्छे से मैं जानता हूँ शायद किसी को भी नहीं जानता। समझ रहे हो बात को। तो जो सिलेक्टेड है इसमें वो अच्छे से बता सकता है। ठीक है, आरआरबी में मैं तो काम भी करता हूँ तो यार ठीक है, मतलब अंदर की बातें तक पता है इसकी। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले, इसकी प्रैक्टिस करने वाले इतने सारे क्वेश्चंस अपने पास में हैं। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम कितने सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। मतलब सिंपल, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं लेकिन आपको पता लग जाएगा, पता लग जाएगा आपको। नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। डी इस क्लास के अंदर हम डीआईज को नहीं लेंगे। डीआई नहीं लेंगे, लेकिन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक प्योर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी खासी करेंगे हम लोग ना। लंबी क्लास होने वाली है, बहुत सारी लंबी लंबी क्लासेस करने वाले हैं। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सही जगह हो, एकदम सही जगह हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एंड दिस इज द क्वेश्चन। शुरू करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करें पूरा फर्स्ट क्वेश्चन। मजा आएगा। देखो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऑन योर स्क्रीन ट्राई करो, समझो, पहले लैंग्वेज को समझो क्या पूछा है इसने और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या सबसे बेस्ट तरीका होता है। उन सबको हम बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा सेशन में। पढ़ो इसको अच्छे से एंड देन ट्राई टू आंसर इट। जितना आपसे हो सकता है समझने की कोशिश करो ना। चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। डैश दिया हो, देखो यहाँ पे डैश दिया हो, यहाँ पे डैश है। डैश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डैश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये डैश, इनको क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन मतलब ये है, ये है, ये, इनको इंडिविजुअली हम सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होता है। 7 years ago from now, 7 years ago from now, the age of P was dash years. फर्स्ट डैश यहाँ पे आ गया। 5 years hence from now, 5 years hence from now, the age of Q will be डैश ईयर्स। यहाँ पे भी डैश आ गया, डैश ईयर्स। मतलब इसने ये बोला कि 7 years ago from now P की जो एज थी वो कितनी थी, फर्स्ट डैश थी। और 5 years ago, 5 years hence from now, the age of Q will be डैश ईयर्स। मतलब ये पहला डैश और ये सेकंड डैश, मतलब ये पहला आदमी और ये सेकंड आदमी, इनको हम चेक करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है। आफ्टर डैश ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एज ऑफ P एंड Q विल बी 8:9। मतलब आफ्टर डैश ईयर्स जो P और Q की जो एज का रेशियो है, ये फर्स्ट डैश और ये मतलब जो आफ्टर डैश ईयर्स, ये थर्ड वाला डैश आ गया। आफ्टर डैश ईयर्स मतलब ये थर्ड वाला। आफ्टर डैश ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एज ऑफ P एंड Q विल बी 8:9। रेशियो कितना होना चाहिए, 8:9 होना चाहिए। समझे बात को, समझे बात को। तो अपने को इंडिविजुअली चेक करना है। तो मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा देख दो। मुझे एक बात बताओ,
7 years अगो फ्रॉम नाउ, 7 years अगो जो एज थी पी की वो कितनी थी? 6 years। यही तो बोला है 7 years अगो फ्रॉम नाउ द एज ऑफ पी वॉज 6 years। तो 7 साल पहले जब एज 6 साल थी तो आज एज कितनी हो जाएगी? अरे भैया 7 साल पहले जब एज 6 साल का था मैं, तो आज 7 जोड़ दो उसमें, तो कितना हो जाएगा? 13 years। ठीक है, 5 साल के बाद में अगर मैं 20 साल का होऊंगा तो आज मैं कितना हूं? आज मैं कितना हूं? 15। ये प्रेजेंट एज आ गई। ये क्या आ गई? प्रेजेंट एज। पी एन क्यू की क्या आ गई? प्रेजेंट एज आ गई। समझे कि नहीं बात को? 7 साल पहले जब मैं 6 साल का था, फर्स्ट डैश, 5 साल के बाद में मैं 20 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा? 7 और 6 13 हो जाएगा, और 20 में से 5 घटाऊंगा 15 आ जाएगा। अभी 5 साल के बाद में जब 20 साल का होऊंगा, अभी तो 15 का ही हूं ना मैं। ठीक है, तो ये पी और क्यू की प्रेजेंट एज आ गई। अब इसने बोला आफ्टर डैश ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर डैश ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू विल बी 8:9। मतलब है डैश ईयर्स के बाद में, मतलब डैश क्या है? 4, ये थर्ड डैश है। 4 साल के बाद में, तो इसमें भी 4 जुड़ेगा और इसमें भी 4 जुड़ेगा। 4 साल के बाद में जो एज ऑफ रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू कितना होना चाहिए? 8:9 होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, 13 और 4 आ जाएगा 17, बट्टे में आ जाएगा 15 और 4 19, जो कि किसी भी हाल में 8:9 नहीं हो रहा। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी टाइप से अपने को इंडिविजुअली चेक करके देखना है। समझेगी नहीं बात को? दूसरा चेक करते हैं, सिंपल सी बात, 7 साल मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले एज ऑफ पी कितनी थी? 11 थी। तो आज कितनी हो जाएगी? अगर 7 साल पहले 11 थी तो आज कितनी हो जाएगी? 11 और 7 18। अरे भैया 7 साल पहले जब 11 थी, आज कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और 5 साल के बाद में जब 26 का होऊंगा मैं, जब एज ऑफ क्यू 5 ईयर्स, मतलब बाद में कितने का होऊंगा? 26 का। तो अभी कितने का हूं मैं? 5 साल बाद में जब 26 साल का होऊंगा, तो अभी भैया 21 साल का ही तो हूं मैं। अभी तो 21 साल का ही। ये प्रेजेंटेज आ गई। ये क्या है? प्रेजेंटेज। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 6 years हैंस फ्रॉम नाउ, ये 6 आ गया ना, मतलब थर्ड डैश। 6 years हैंस फ्रॉम नाउ मतलब इसमें भी 6 जोड़ दूंगा और इसमें भी 6 जोड़ दूंगा। 6 years हैंस फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी एन क्यू विल बी 8:9। तो ये कितनी हो जानी चाहिए? 8:9 हो जानी चाहिए। 18 और 6 हो जाएगा 24, 21 और 6 हो जाएगा 27, 3 के पार्ट से डिवाइड करूंगा 8, 3 के पार्ट से डिवाइड करूंगा 9, तो 8:9 अपने पास में मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। इस टाइप से अपन थर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। जब 7 साल पहले पी की एज कितनी थी? 13 थी। तो अभी कितना हो जाएगा? पी की एज कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। थोड़ा ये डार्क ज़्यादा हो रहा है ना, थोड़ा लाइट ले लेता हूँ, ग्रीन कलर थोड़ा डार्क। जब 7 साल पहले ये 20 साल का था, 13 साल का था, अभी कितना हो जाएगा? 20 का। क्यों? अगर 5 साल के बाद में 29 साल का होने वाला है, ये सेकंड डैश है, 29 साल का होने वाला है, 5 साल के बाद में 29 का होगा, तो क्यों? प्रेजेंट में कितना है? 24 का है तो है। अब आपसे बोला ये तो प्रेजेंटेज आ गई, ये प्रेजेंटेज आ गई। अब 12 साल के बाद में इन दोनों का जो एज का रेशियो वो 8:9 होना चाहिए, जो कि चेक करना है। तो 20 + 12 एंड 24 + 12, सिंपल चीज। ये आ जाएगा अपने पास में 32, ये आ जाएगा 36, 4 से डिवाइड करूंगा 8, 4 से डिवाइड करूंगा 9, तो 8:9 इसमें भी हो रहा है। पी और क्यू की एज आफ्टर 12 ईयर्स, तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। अरे समझे कि नहीं? चीजें समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग में घुस रही है? नहीं घुस रही? वापस देखना, घुस जाएगी। इतना टफ नहीं है। यही चीज़ें हैं, हम क्या है कभी कभी प्रॉब्लम कर देते हैं, हम ब्लंडर कर देते हैं। ये क्या आ गया? अरे 8 साल बाद में करना है, अरे 6 साल बाद में करना है। कभी पी क्यू 12 साल बाद में कर देते हैं, क्यू को 8 साल बाद में कर देते हैं। तो इस टाइप से थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं हम चीज़ों को लेकर ना। लेकिन चीज़ें आसान है, चीज़ें आसान। अगर पढ़ने की स्पीड अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्पीड अगर अच्छी है, तो कोई भी क्वेश्चन मेंस का टफ नहीं लगता, कोई भी क्वेश्चन मेंस का टफ नहीं लगता। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड से चलेंगे आज, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारी करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड लेवल क्वेश्चन, गुड लेवल क्वेश्चन। क्या होगा? पटाखे क्यों बोल रहे हैं भाई? मॉक ड्रिल तो स्टार्ट हुआ ही नहीं अभी है। कितने बजे स्टार्ट होगा? अभी तो 8 ही बजे, 11 बजे का बोल रखा था शायद, है ना? 11 बजे का बोल रखा था मॉक ड्रिल का। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मतलब इससे हाईएस्ट क्वालिटी आपको देखो। पहले पूरा आपको स्टेटमेंट दे रखा है इतना बड़ा, अब इस स्टेटमेंट के नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है इतने पूरे स्टेटमेंट को निकालने के बाद। और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? वेन डायग्राम का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, वेन डायग्राम का एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आपको इससे सीखने को। थोड़ा सा पढ़ो इसको, थोड़ा सा पढ़ो ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए, है ना।
हम भूला मैं जहां। चलो देखते हैं। There are 150 students in a class. There are 150 student in a class. Okay. 90% student, 90 student like 90 student ना कि परसेंटेज है, 90 student like चॉकलेट, ठीक है, 80 स्टूडेंट लाइक कैंडी, ओके, एंड 80 लाइक पेस्ट्री, मतलब तीन चीजें हैं। नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक बोथ चॉकलेट, अच्छा समझ गए, बोथ का आ गया और इंडिविजुअल आ गया, तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम यूज करेंगे। सिंपल चीज है, वेन डायग्राम यहां बना लेता हूं मैं, अच्छा सा, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया ना, एंड देन वी हैव दिस वन। क्या गजब वेन डायग्राम बना है भाई मजा आ गया ना। चलो इसको बनाते हैं अच्छे से, इसको बनाते हैं अच्छे से। देखो ध्यान से, 150 स्टूडेंट्स लाइक, और मतलब सब कुछ मिला के 150 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं अपने पास में, 150 है टोटल अपने पास में, 150 है। 90 स्टूडेंट लाइक चॉकलेट, ठीक है, इसको देता हूं चॉकलेट नाम, ये 90 आ गया, ठीक है। 80 स्टूडेंट लाइक कैंडी, इसको देता हूं कैंडी, ये आ जाएगा 80 स्टूडेंट, ठीक है। 80 स्टूडेंट लाइक पेस्ट्री, इसको देता हूं पेस्ट्री, ये आ जाएगा 80 स्टूडेंट। समझे आप इतनी बात को? मतलब क्या है कि कुछ साथ में दोनों पसंद कर रहे हैं, कुछ तीनों ही पसंद कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअली पसंद कर रहे हैं, तो वैसे मिला के टोटल 150 पसंद कर रहे हैं। लेकिन वैसे इंडिविजुअली देखें तो चॉकलेट 90 पसंद कर रहा है, कैंडी 80 पसंद कर रहा है, और पेस्ट्री 80 पसंद कर रहा है। मतलब पेस्ट्री का पूरा सर्किल आपको गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ चॉकलेट एंड कैंडी आर 40। जो चॉकलेट और कैंडी दोनों पसंद करते हैं वो कितने स्टूडेंट है, 40 है। मतलब इस चीज को थोड़ा सा नाम दे देता हूं मैं, काम करता हूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी है, ये ई है, चलो इसको बी ई दे देता हूं ना, और ये देता हूं ए। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। बी, ठीक है, सी डी ई, ये आ जाएगा एफ, और ये आ जाएगा जी। ध्यान से समझना, इसने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ चॉकलेट एंड कैंडी आर 40। बोथ चॉकलेट एंड कैंडी आर 40 मतलब है, आपने ये नहीं बोला इस क्वेश्चन में, ये नहीं बोला कि बोथ चॉकलेट एंड कैंडी बट डोंट लाइक पेस्ट्री। उसने ये बोला कि चॉकलेट और कैंडी पसंद करता है, चॉकलेट और कैंडी बोथ पसंद करता है। बोथ के अंदर कौन कौन सा आएगा, ये पूरा पोर्शन आएगा बोथ के अंदर, ये पूरा पोर्शन आएगा, एफ और जी वाला। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि एफ प्लस जी इक्वल में कितना आ जाएगा, एफ प्लस जी इक्वल में कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको, अच्छे से बना देता हूँ। यह जाएगा एफ, यह जाएगा जी, एफ और जी कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ कैंडी एंड पेस्ट्री एज 50। जो कैंडी पसंद कर रहा है और जो पेस्ट्री पसंद कर रहा है वो कितना है, 50 है। मतलब ये कितना है, 50। इसके अंदर जी और ई दोनों आ जाएगा। इसने ये बोला है कि बोथ कैंडी एंड पेस्ट्री बट डोंट लाइक चॉकलेट। अगर डोंट लाइक चॉकलेट की बात करता तो सिर्फ ई आता, लेकिन उसने क्या बोला, बोथ पेस्ट्री एंड कैंडी। बोथ पेस्ट्री एंड कैंडी के अंदर जी भी आएगा और इसके अंदर ई भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50। सेम इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ चॉकलेट एंड पेस्ट्री आर 40। जो चॉकलेट और पेस्ट्री पसंद करता है, ये चॉकलेट रहा, ये पेस्ट्री रहा, ये चॉकलेट रहा, वो कितना है, 40 है। तो चॉकलेट और पेस्ट्री में कितना आ जाएगा, डी प्लस जी कितना आ जाएगा अपने पास में, 40। सिंपल बात है, सिंपल बात है। ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन तो पसंद करता ही है। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैंने आपको अभी ये पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चॉकलेट। ओनली चॉकलेट मतलब ये ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझे, समझे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंडिविजुअली सबका निकालूं, जैसे ए है, ए प्लस एफ प्लस जी प्लस डी प्लस सी प्लस ई प्लस बी, इन सबका जो टोटल करूंगा तो अपने पास कितना आएगा, बोलोगे सर अपने पास आएगा 150, क्योंकि सबका अलग अलग निकाल रहा हूं। सब ए बी सारे के सारे वेरिएबल्स जो है ना, वो एक इंडिविजुअल स्पेस को कवर कर रहे हैं। बी सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस को कवर कर रहा है, सी सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस को कवर कर रहा है। समझे आप बात को? तो ये इस बात की चीजें हैं, मतलब ये डेफिनेशन है इसकी, तो इस चीज को समझना। तो अगर मैं देखूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल में कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 150 आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं पूरा चॉकलेट की बात कर रहा हूं, चॉकलेट के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए प्लस एफ प्लस जी प्लस डी आ रहा है, ये कितना है अपने पास में, 90 है, ठीक है। अगर मैं कैंडी की बात करता हूं, कैंडी कितना आ जाएगा, कैंडी आ जाएगा बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। कैंडी कितना आ जाएगा, बी ई जी और एफ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। तीसरी बात करता हूं मैं पेस्ट्री की, तो ये कितना है, जी ई सी और डी, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा।
तो यार एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, इस चीज को निकालेंगे कैसे? इस चीज को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब ये ओवरलैप हो रहा है ना, जब ये ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब क्या है ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग का मतलब ये जो डी और जी का पोर्शन है, डी और जी का पोर्शन है, ये दोनों के अंदर आ रहा है, मतलब चॉकलेट के अंदर भी आ रहा है और ये पेस्ट्री के अंदर भी आ रहा है। तो मतलब इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है। सेम तरीके से, सॉरी इसको मैं सेम तरीके से अगर मैं एफ और जी के पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं, ये भी दो के अंदर आ रहा है, चॉकलेट के अंदर भी आ रहा है और ये कैंडी के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी ओवरलैप हो रहा है, 2 बार इसका यूज कर रहे हैं। और सेम चीज अपने पास में ये है, इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, जी और ई वाला, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार पेस्ट्री के अंदर और एक बार कैंडी के अंदर, समझ रहे हो? और जी एक ऐसा पोर्शन है, ये जी एक ऐसा पोर्शन जो 3 बार रिपीट हो रहा है, जो चॉकलेट के अंदर भी आ रहा है, जो कैंडी के अंदर भी आ रहा है और जो पेस्ट्री के अंदर भी आ रहा है, मतलब जी 3 बार रिपीट होगा, जी 3 बार रिपीट होगा, डी एफ और ई 2 बार रिपीट होंगे, ए सी और बी एक बार रिपीट होंगे, क्योंकि ए सिर्फ अकेला है, बी सिर्फ एक बार आ रहा है, सी सिर्फ एक पार्ट को कवर कर रहा है, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, ये तीनों एक बार आएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी एक बार कर लेता हूं। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, एफ ये रहा, एफ ये एफ रहा यहाँ पे, एफ 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, किसके अंदर, किस के अंदर आ रहा है, इस चॉकलेट के अंदर भी आ रहा है और कैंडी के अंदर भी आ रहा है, तो एफ 2 बार आ जाएगा, 2f आ जाएगा। प्लस ई भी 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, ये रहा ई किस किस के अंदर आ रहा है, पेस्ट्री के अंदर और कैंडी के अंदर, तो 2e आ जाएगा। प्लस 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 डी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2d आ जाएगा। जी 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, क्योंकि तीनों के अंदर जी रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2d प्लस में आ जाएगा अपने पास में 3g इज इक्वल में कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, 80 90 और 80, 160 और 90 250, 250 तीनों का सम कितना आ गया, सबको अगर ऐड किया हमने बार बार तो तीनों का सम अपने पास में आ गया 250। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज नोटिस करना, अब एक चीज नोटिस करना, ये जो ए बी सी है और जो डी ई एफ जी है, ये कितना है, 150 है, तो ए यहां से उठाया, बी यहां से उठाया, सी यहां से उठाया, एक एफ मैंने यहां से उठा लिया तो ये एक एफ चला गया, एक ई मैंने यहां से उठा लिया, देखो एफ है, डी है, या डी है, पी नहीं है, डी है, डी है, ई है, एफ है, तीनों एक एक बार उठाएंगे, डी मैंने एक बार उठा लिया तो एक बार रह गया, ई मैंने एक बार उठा लिया एक बार रह गया, और एफ भी मैंने एक बार उठा लिया एक बार रह गया, और जी भी मैंने कितनी बार उठाया, एक बार उठा लिया, तो यहाँ पे कितना जी रह गया, 2g शेष रह गया, 2g शेष रह गया। समझे इस बात को? अरे भैया आप इस बात को समझना, ये इक्वेशन अपने पास में मान लीजिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छे से समझना इसको। इसने ये बोला, ये इक्वेशन आई, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन आई फर्स्ट, इसमें से मैं घटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये बड़ी वाली इक्वेशन में सेकंड वाले फर्स्ट वाली इक्वेशन घटा देता हूँ, तो ए से ही कट जाएगा, सिंपल चीज, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, चलो बी से बी कट जाएगा, घटाने की बात कर रहा हूँ, सी से सी कट जाएगा, एक डी से एक डी कट जाएगा, एक ई से दूसरा ई कट जाएगा, एक एफ से ये एफ कट जाएगा, तो पीछे इसमें क्या बचेगा, एक एफ, एक ई और एक डी, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे कर रहा हूँ, एफ बच गया प्लस ई बच गया प्लस डी बच गया, प्लस में देखो इसके पास में 3g है लेकिन इसके पास में सिर्फ एक ही g है, तो इसके पास में g कितने बच गए, 2g बच गए, और जब 250 में से 150 घटाऊंगा तो पीछे कितना बच गया, 100 बच गया, पीछे कितना बच गया, 100। समझे बात को, समझे बात को। एक चीज अपने को और दे रखी थी, एक चीज क्या दे रखी थी, ये दे रखे थे, एफ और जी 40 है, जी और सी 50 है, डी और जी अपने पास में 40 है, तो मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, एफ और जी है 40, ये रहा एफ और एक जी, चलो इस 2g को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जी और जी लिख देता हूँ ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। एफ और जी की वैल्यू कितनी आई सर, 40 आई, ठीक है लिख दिया मैंने 40। जी और ई की वैल्यू कितनी आई, 50 आई, ये रहा जी ये रहा ई, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 50, तो यहाँ पे 50 भी लिख दिया। डी और जी की वैल्यू 40 आ गई, इसमें जी तो है नहीं एक, तो एक काम करता हूँ, इधर एक जी लगा देता हूँ, इधर भी एक जी लगा देता हूँ। समझे ये बात को? अपने को तो भैया चीजें निकालनी है ना, अपने को तो चीजें सोल्व करनी है, तो हम जैसे सोल्व करें, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे यहाँ पे कि सर इधर जी क्यों लगा दिया, अरे भैया इधर जी लगाया तो इधर भी तो लगाया है, दोनों बराबर हो जाएंगे चीजें। अगर वेट मान लो एक साइड में, दोनों साइड में बराबर है, एक साइड में मैंने 5 kg बढ़ा दिया तो दूसरी साइड में भी 5 kg बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा वो। तो देखो ये तो 50 आ गया, अब डी और जी वापस अपने पास में कितना आ गया, डी और जी कितना आ गया 40, तो इसमें भी मैंने क्या कर दिया 40, इक्वल में कितना रह गया 100 प्लस का जी रह गया, तो ये कितना आ जाएगा 40 सर 80, 80 और 50 130, 130 में से जब 100 घटेगा तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, जी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अपने को सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी,
अपने को ए की वैल्यू निकालनी थी। किसकी निकालनी थी? ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ए की वैल्यू हम किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं? इससे निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे? जी की वैल्यू 30 आ गई। अब सिंपल चीजें हैं, अब तो सिंपल है, अब तो एकदम नॉर्मल है। जब जी की वैल्यू 30 आई तो जी अगर मैं इसमें रखूंगा, जी की वैल्यू जब इसमें रखूंगा तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। एफ कितना आ जाएगा? 10। जब एफ 10 आया, देखो जी आ गया 30, एफ आ गया 10। अब डी निकाल लेते हैं, डी निकालते ही अपने पास ए आ जाएगा। जी की वैल्यू तो 30 थी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब ये जी उस साइड में जाएगा 30, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, जब डी की वैल्यू 10 आई, ये भी 10, ये भी 30 और ये भी 10, तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50 जब उधर जाके घटेगा 90 में से तो 40 बच जाएगा अपने पास में। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 40। समझे बात को? क्या शानदार लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी है ये, कोई कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है इसका कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है। अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको अच्छे से वापस समझना एक बार कि मैंने कैसे सॉल्व किया, किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट लगाए, किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट लगाए। चीज़ें आसान है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर बेसिक चीज़ें क्लियर है, अगर प्रीलिम्स लेवल का चीज़ें क्लियर हैं तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली। समझे? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो फिर एक काम करता हूँ, कुछ हट के लेता हूँ, कुछ अच्छा लेता हूँ, मजा आ जाएगा वैसा कुछ लेता हूँ। चलो ये कर लो पहले, ये कर लो पहले। करो इसको, स्टार्ट करो। आज क्या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इधर तो यार, पूरा ऐसे वैसा हो गया, चिपचिपा सा माहौल हो गया। तो बाल बार बार नीचे गिर रहे हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं ना काफ़ी, तो उसकी वजह से। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए एन बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6000 एंड ए एन बी ने स्टार्ट किया था बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000 एंड 8400, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पेक्टिवली आफ्टर 5 मंथ ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई के। आफ्टर 5 मंथ ए ने इंक्रीज कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी? के। तो अभी इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 6000 प्लस के हो गई। सिंपल चीज है। आफ्टर फर्दर 5 more months बी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई के। मतलब आफ्टर फर्दर 5 more months, मतलब इसने 10 महीने काम कर लिया, अभी बी ने इन्वेस्टमेंट कितनी कम कर दी? अभी बी ने इन्वेस्टमेंट अपनी कम कर दी, के कम कर दी। तो 8400 माइनस का केस इसकी इन्वेस्टमेंट अभी करंट सिचुएशन में होगी, लेकिन 5 मंथ के बाद में इसने बढ़ा दिया था तो इसकी 6000 प्लस की आ गई। सिंपल चीज है। एंड फर्दर 5 more month, ठीक है ये पढ़ लिया। सी ज्वाइन हिम, ये बोला ना कि फर्दर 5 मंथ बी डिक्रीज इन्वेस्टमेंट बाई के एंड सी ज्वाइन द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 9600। मतलब यहाँ पे सी ने इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी, सी आ गया यहाँ पे 10 महीने के बाद में सी आ गया था विथ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 9600। ठीक है, एट द एंड ऑफ 20 मंथ, जब 20 मंथ की बात करता हूँ तो भैया मुझे एक बात बताओ, इसने पहले बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 5 महीने काम किया, 5 महीने काम करने के बाद में छोड़ दिया था, सॉरी इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, तो अभी 15 महीने और काम करना पड़ेगा। ये 10 महीने बाद, मतलब इसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी, अगले 10 महीने तक इसी इन्वेस्टमेंट के साथ में काम करेगा। ये तो 10 महीने बाद में आया ही था, तो इसमें 10 महीने और काम करना है अभी। ठीक है, रेशियो द प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी वुड बी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा? 23, 26 एंड 16 हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अपने को वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये अपने पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रॉपर, इसमें ना तो कोई के है, ना कोई पी है, ना कोई डी है, ना कोई सी है, ना कोई एस है। 16 की वैल्यू जब इसके बराबर में है तो 26 की वैल्यू इसके बराबर में आ जाएगी। सिंपल चीज है। ठीक है, 16 छक्की 96, तो ये 6000 बार मल्टीप्लाई किया गया। देखो 16 से कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशियो क्या आएगा? अगर वैसे देखूं तो ठीक है, वैसे सिंपली कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट दो 2 बार, इसको करने की जरूरत है, इसको तो काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे निकल जाएगा सिर्फ 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, सिंपल चीज है। 2 से भी और काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 से कट जाएगा तो 16 छक्की 96, मतलब 16 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में? 9600 आ रही है, मतलब 60 से इसको मल्टीप्लाई किया गया।
नहीं 600 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में ये पूरा पोर्शन निकल के आ जाएगा। जब 600 को 26 से मल्टीप्लाई करूंगा, 26 इंटू 600 है, किसके बराबर में आना चाहिए? इस पूरे पोर्शन के बराबर में आना चाहिए ना, 8400, ठीक है, प्लस में 8400 माइनस का किया जाएगा, सिंपल चीज। इसको 600 से मल्टीप्लाई करूंगा, 26 से 78, 78 कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा, और बराबर में 20, ये आ जाएगा 008, ठीक है, इतना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा के, इसको उधर लेके जाऊंगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो के की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ जाएगी? 1200, 1200 जो आंसर। जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन टफ आए, मिक्सचर देता है वो। मैंने आरआरबी पीओ को बहुत करीब से समझा है, और मैंने इस एग्जाम को जितना अच्छे से समझा उतना शायद किसी एग्जाम को नहीं समझा होगा। जितना इस एग्जाम को मैंने अच्छे से समझा है उतना किसी एग्जाम को नहीं समझा होगा। इसमें तो मैंने बहुत अच्छे से काम भी किया है ना। हालांकि देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन दिखने में भी टफ होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इजी होते हैं। जैसे ये दिखने में टफ था, और क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट है, ये इतने साल बाद में आया, उतने साल बाद में गया, लेकिन आसान था। पाई चार्ट वाला आपने सोचा नहीं होगा इतना लेंदी हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो लेंदी था लेकिन ईजी था। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था कि हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, या वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा थे। तो जरूरी नहीं होता कि पेपर का लेवल पूरा टफ ही है ना। वो क्या करता, मिक्सचर देता है, जिसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें कुछ गलत होने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि हाँ आपके गलत हो जाए क्वेश्चन, वैसे भी होते हैं। तो सभी टाइप के वो मिक्सचर देता है। वो हर तरीके से आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है, हर तरीके से। इसको करो, इसको ट्राई करो। चलो इसको रहने दो, एक बार दूसरा करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू द शिट, लेट्स डू द शिट, लेट्स डू द शिट। इसको करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम थोड़ा डीआई नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। डीआई मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डीआई नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा समझ लो कि यार आप अर्थमेटिक का पोर्शन जो डीआई, मुश्किल से 3 डीआई आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से 15 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, आपकी अर्थमेटिक पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। 80% 70% के आसपास जो पोर्शन है वो अर्थमेटिक है, डीएस है, स्टेटमेंट है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, 1-2 सिंप्लीफिकेशन भी आता है, वो कवर कर देता है। डीआई पे फोकस करो, लेकिन ज्यादा फोकस जो है ना, जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं और आरआरबी पीओ का जो एग्जाम्स होता है, उसमें ज्यादा पोर्शन हमें हमेशा और हमेशा अर्थमेटिक पे और जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन पे करना होता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छे से पढ़ो इसको अच्छे से और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करके, है ना। आपके सारे दिमाग के घोड़े, है ना, दौड़ जाएंगे करते। चलो इसको देखते हैं, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:5। एक मिक्सचर है, मिक्सचर ए मान लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 7:5 है। आई गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। फिर द मिक्सचर बी है, एक अलग मिक्सचर है बी, ठीक है। इसके अंदर जो रेशियो मिल्क, अच्छा वाटर टू मिल्क, इसके अंदर जो वाटर टू मिल्क का रेशियो है, मिल्क और वाटर लेके चलता हूँ, वो 2:3 है। तो इसका मिल्क और वाटर का कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। उल्टा है ना, इसमें तो वाटर टू मिल्क दे रखा है, अपने को मिल्क और वाटर चाहिए तो उल्टा कर देंगे, सिंपल। बोथ मिक्सचर ए एंड बी आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 23:16। मतलब इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि ये मिक्सचर अपना ए, ठीक है, इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को दोनों को मिलाते हैं, तो जो नया मिक्सचर अपने पास में निकल के आएगा उसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा? 23:16 होगा। ये इसने बोला है। आप समझे इतनी बात को? तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, बेस्ट तरीका जो होता है, वो होता है एलिगेशन। ALI होता है कि शायद ALLI होता है, एलिगेशन होता है। एलिगेशन का मैं आपको तरीका बताता हूँ, एलिगेशन करने का, मैं इससे सवाल से ही करने का आपको बताता हूँ। एलिगेशन वैसे तो नॉर्मली आता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब एलिगेशन लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि हाँ भाई ये भी मिल्क और वाटर दे रखा है, ये भी मिल्क और वाटर दे रखा है, और ये भी मिल्क और वाटर दे रखा है, तो जो अपने पास में क्वांटिटी निकल के आएगी, इसका क्रॉस करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी निकल के आएगी, और इनसे क्रॉस करेंगे, इन पे एलिगेशन लगाएंगे तो अपने पास में ये क्वांटिटी निकल के आएगी। ये आपको पता है इतना?
लेकिन लगाते कैसे हैं गुरुजी, कुछ बताओ यार, कुछ लगाते कैसे हैं, एलिगेशन लगाते कैसे हैं? सिंपल चीज़ है, एक चीज़ को पकड़ लो, या तो मिल्क को पकड़ लो, तीनों में मिल्क लेके चलो फिर, और या फिर वाटर को पकड़ना, तीनों में वाटर को पकड़ लो, फिर वाटर लेके चलो तीनों में। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या सोल्व करता हूँ, मैं हमेशा मिल्क से सोल्व करता हूँ, मैं हमेशा मिल्क से सोल्व करता हूँ। मिल्क सोल्व करने का मतलब क्या है? मिल्क सोल्व करने का मतलब ये है कि पहले हमने सिर्फ मिल्क को पकड़ लिया। मिल्क कितना है? 7। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5। लेट मी चेंज द पेन। ध्यान से समझना इसको, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। मिल्क कितना है? 7। मैं एक ही बात कर रहा हूं, मिल्क कितना है? 7। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7 और 5 12। सिंपल। इसमें मिल्क कितना है? 3। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3 और 2 5। इसमें मिल्क कितना है? 23। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 23 और 16 कितनी हो जाएगी? 39। तो हमेशा याद रखना, जब एलिगेशन लगाते हैं उसका करने का तरीका क्या होता है। अगर 2/3 है, 3/7 है और 1/5 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों, देखो ये जो निकल के आएगी ना, वो दोनों का एक से छोटी होगी, एक से बड़ी होगी, ये फिक्स होता है, क्योंकि दोनों के बीच में आती है। एलिगेशन इज नन अदर देन, यार ये एवरेज ही होता है, ये एवरेज ही मान के चलो, लेकिन उस थोड़ा सा वो अलग साइड हो जाएगी आपको समझाने के अंदर। अभी इतना समझो कि ये एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे, इनको घटाएंगे, और फ्रैक्शन को घटाने का मैंने तरीका आपको बताया था। 2/3 है, माइनस का 1/5 घटाता हूँ मान लीजिए एक बार के लिए। इसकी घटाने का तरीका मैंने क्या बताया था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 5 दूने 10, माइनस का 3 एकम 3, और बट्टे में आ जाएगा 5 3 15, तो 7/15। ये तरीका होता है इसका घटाने का। समझे? वापस देखना, नहीं समझ में आया। अगर वो सेम चीज मैं इनमें लगाता हूँ, इनमें घटाने की कोशिश करता हूँ, 7/12 माइनस का 23 इंटू 39, क्या करता हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 39 इंटू 7, माइनस में आ जाएगा 12 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बट्टे में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 12 इंटू 39। ये तरीका कर रहा है। 7 को 39 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 7 चौके 280, 210, 7 चौके 28, 280 माइनस का 7, 273 आएगा। ठीक है, माइनस का 12 को 23 से मल्टीप्लाई करूंगा, 230 और 46, 276 आ जाएगा। बट्टे में आ जाएगा 12 इंटू 39। मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव इनका रिजल्ट लेना है, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, और चेक भी नहीं करना, सिर्फ इनका पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। अब 273 और 276 का पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और बट्टे में तो पढ़ाइए। और जब इन दोनों को सोल्व करते हैं ना, जो इनका रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ऊपर तो आ जाएगा 4 पॉजिटिव में, ऊपर तो आ जाएगा 4, बट्टे में आ जाएगा 12 इंटू 39। समझे? 12 इंटू 39। और सेम चीज अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो देखेंगे क्या आएगा, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ध्यान से समझना। 3 इंटू 5 की बात करता हूं मैं, माइनस में क्या आ जाएगा, 23 इंटू 39। समझे? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, बताओ 39 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। माइनस में 23 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 115। बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा, सही कर रहा हूं क्या, 5 इंटू 23 और 39 इंटू 3, सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं। 39 इंटू किया जाएगा बट्टे में, ऊपर कितना बचेगा, 2, बट्टे में आ जाएगा 39 इंटू 5, बट्टे में आ जाएगा 39 इंटू 5। तो इनका रिजल्ट यहाँ पे लिखूंगा, 2/39 इंटू 5। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है भैया। 39 से 39 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 4 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो अभी मुझे बात बताओ, अभी मुझे बात बताओ, इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, इसके अंदर फ्रैक्शन क्या रहेगी, 2/5। राइट में फ्रैक्शन क्या रहेगी, 4 बाई, नहीं ऊपर तो 4 कट गया ना, 3 रहेगी, 1/3 रहेगी, 1/3 रहेगी। इस साइड में फ्रैक्शन क्या रहेगी, 2/5। इस साइड में फ्रैक्शन क्या रहेगी, 4 से कट गया था 12, तो 1/3 रहेगी थी। इनको सोल्व करता हूँ, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 6:5 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो दोनों क्वांटिटीज थी, इनका जो रेशियो था वो 6:5 था। इनको 6:5 की रेशियो में मिलाया गया था, ये 6:5 के अंदर थी। मतलब ये 60 हो सकती है, ये 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये 600 हो सकती है, ये 500 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर 600 क्वांटिटी के अंदर अपने को मिल्क और जो वाटर है उनको 7:12 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। समझे बात को? तो अपने को जब एलिगेशन इसका किया तो एलिगेशन में पता लगा कि इस क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी का जो रेशियो है वो 6:5 आया। अब यहाँ पे परसेंटेज वगैरह निकालना है तो यार बेसिक चीजें, अगर ये आपको बतानी पड़ेगी तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो 6:5 के अंदर ये आ गया। अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा, द क्वांटिटी ऑफ ए 60% मोर देन दैट ऑफ बी। 60% ज्यादा,
ये 20% ज़्यादा है। क्वांटिटी ऑफ ए तो 60% है, 600 है मान लेते हैं, और इसको 500 मान लेता हूँ। ये 60% ज़्यादा नहीं है, ये 20% ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बताना है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए एंड बी इज 20 लीटर इफ द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो एक बार के लिए मैं पूरा मिटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। काम करता हूँ फिर, ये तो पूरा समझ में आ गया, एलिगेशन कैसे लगाया ये सब समझ में आ गया। अब क्या है, थोड़ा सा सोल्व करते, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। ये अगर आपको रिपीट भी करके देखना है तो आप इजीली बैक करके देख सकते हो ना। चलो एक बार मैं अच्छे से इसको थोड़ा, क्योंकि समझना अच्छा है, अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ज़्यादा होच पोच करते हो तो वैसे चीज़ें समझ में कम आती है। तो पहला तो गलत हो गया, तो फिक्स हो गया। अब देखो एक काम करता हूँ ना, मैं 7 और 3 10 है, तो इनको डिवाइड ही कर लेता हूँ, इनको मैं बांट ही लेता हूँ, इनको मैं बांट ही लेता हूँ, है ना। 2/3 है, सब कुछ सही तो किया हमने, 39, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखता हूँ तो इनको 600 और 500 मान लेता हूँ। क्यों माना? इसलिए माना कि यार डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7 और 5 के रेशियो में इजीली, 7 और 5 में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। 12 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इससे 600 में कितनी बार जाएगा? 7 और 5 12 है, 50 बार जाएगा ना। अरे 600 तो पूरा है, और 7 और 5 12 से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मिल्क और वाटर के रेशियो के अंदर, तो अपने को 7 यहाँ से मिल्क निकालना है, 7 मिल्क निकालना है। तो 12 पंजे 60, 350 तो मिल्क आ जाएगा, 350 तो क्या आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 60-50 करता तो भी इजी था, 60-50 कर लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो ना। 60-50 कर लो, एक ही बात है, 35 चला जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? सिंपल, यही आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 20। ये फिक्स नहीं है भैया, ये फिक्स नहीं है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ ये 60 और 50 आया है अपने पास में, रेशियो आया है। 60 और 50 कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। ये रेशियो है बबुआ, ये रेशियो है सर। द डिफरेंस, अब देखो पूछा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए ये 35, एंड द एंड बी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिल्क बी इज कितना लीटर? 20 लीटर बता रखा है। तो वैसे देखा जाए तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ए इन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी अपने पास में 5x का डिफरेंस है, और वो कितना दिया है? 20 लीटर। देन द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड बी 16 लीटर आना चाहिए। तो अपने पास वाटर का जो आना चाहिए वो 16 लीटर आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी क्या है? गलत है। तो अपने को क्या पूछा है? देन द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड बी इज 16 लीटर आना चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ए कितना है? 25, और इसका कितना है वाटर? 20। तो 5x की वैल्यू आनी चाहिए, तो 5x की 20 ही आएगी ना, दोनों बराबर आएंगे। दूसरा भी 16 नहीं आएगा, फिर तो 20 ही आएगा, बराबर है। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी इज 9:10। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए 35 एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी, ये रहा मिल्क, वाटर इन ए, वाटर इन ए है 25x, एंड मिल्क इन बी इज 9:10, मिल्क इन बी मतलब 30x। भी कितना आ जाएगा? 5:6 आएगा, ना कि 9:10 आएगा। तो तीनों ही गलत है। ट्रू पूछा है अपने से, तो नॉट ट्रू आ जाएगा ना, नॉट ट्रू। ऐसा यहाँ पे ये होता है फिर, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू होता। समझे बात को? कोई इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं थी, इजी लेवल का क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन था। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। समझे बात को? समझे बात को? मज़ा आया क्वेश्चन करने में? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले अपने पास में, क्वेश्चन भर भर के लेके आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूरा समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत? ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज ओके, ये नहीं करेंगे। देन वी हैव, चलो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक और मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन लेते हैं, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके ना। ट्राई करो, ट्राई करो।
ठीक है, देखते हैं। ए मिक्सचर कंटेन ए मिल्क एंड वाटर इन रेशियो, एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर रेशियो 9:7 में है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको निकालनी है। फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको निकालनी है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको निकालनी है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 9:7 है। ठीक है, फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इफ 240 ml ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। देखो, हमेशा इस चीज को याद रखना, कोई भी मिक्सचर किसी भी रेशियो में होता है, उसमें से चाहे आप 1000 लीटर निकाल लो, 500 लीटर निकाल लो, 150 लीटर निकाल लो, 150 निकाल लो, 200 निकाल लो, 70 निकाल लो, कितना भी निकाल लो, निकालने के बाद में जो रेशियो रहता है वो भी 9:7 में रहेगा। इसमें से 240 निकाला तब भी ये 9:7 में ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, एंड 50 ml ऑफ वाटर इज एडेड। तो 9:7 में तो ऑलरेडी 240 निकालने के बाद में भी उतना ही रहेगा। अब इसमें हमने क्या कर दिया? 50 लीटर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। 50 ml ऑफ वाटर हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, एंड रिमेनिंग मिक्सचर इनटू द रिमेनिंग मिक्सचर, देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर विल बिकम 50%। देन क्वांटिटी ऑफ जो मिल्क है इन फाइनल मिक्सचर के अंदर वो कितनी हो गई? 50% हो गई। ये लगाने के बाद में, ये मतलब 50 लीटर इसमें ऐड करने के बाद में जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है इन फाइनल मिक्सचर के अंदर वो कितनी होगी? 50%, मतलब 1:1 होगी। क्वांटिटी 1 मिल्क भी कितनी होगी? 50% हो गई। तो भैया पीछे वाटर भी तो 50% ही बचेगा ना। ये तो है, सिंपल सी चीज़ है, इसे निकाल सकते हैं इजीली, मेरे को तो पता लग गया। क्योंकि देखो, हमने भैया इसमें मिल्क तो ऐड किया ही नहीं। जब मिल्क ऐड नहीं किया तो ये 9:9 में ही रहना चाहिए ना। 1:1 का मतलब क्या है? 9:9। क्योंकि मिल्क ऐड नहीं किया तो मिल्क को सेम बना देते हैं। अगर मिल्क यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे भी 9 बना देते हैं। क्योंकि 1:1 के अंदर थे तो 1:1 आ जाएगा, मतलब 9:9 आ जाएगा। तो ये 7 से 9 हो गया, मतलब इसने 2 यूनिट बढ़ा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बढ़ी? 50 बढ़ी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 25 आई, आपसे पूछा था क्या? फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा था। जब 1 की वैल्यू 25 आई, भैया 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। बोला सर ये क्यों नहीं निकाल रहे? ये नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें ये निकालने के बाद इसमें 240 ऐड करेंगे ना। क्योंकि हमने इसमें से 240 निकाला हुआ है ऑलरेडी, वो हमें ऐड करना पड़ेगा वापस। ऐड करेंगे तब अपने पास में इनिशियल टोटल क्वांटिटी आएगी। लेकिन पहले अपने ये तो निकालें ना, ये तो निकालें पहले। एक की वैल्यू जो 25 है, 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। ठीक है, 400 में कितना ऐड कर दूंगा? क्योंकि हमने 240 निकाला था, इसमें से वापस डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ गई अपने पास में। क्वांटिटी फर्स्ट से निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट से निकाल सकते हैं टोटल क्वांटिटी। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड देखता हूँ क्या बोला है। क्या बोला? 9:7 तो स्टार्टिंग में था। ठीक है, देखते हैं सेकंड वाला क्या है। इफ y ml ऑफ मिल्क, ठीक है, एंड y plus 80 ml ऑफ वाटर इज एडेड, एंड y plus 80 ml of water is added, then the mixture added into the mixture, then the quantity of milk and water in the final mixture will become same। तो मतलब है, ये मान लीजिए x था और ये भी क्या था? x। जब इसमें मैं y लीटर मिल्क मिलाता हूँ, इसमें मैं y प्लस 80 लीटर वाटर मिलाता हूँ, दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाती है, तो 9x प्लस y नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल बनेंगे, किसी भी हल नहीं निकाल पाएंगे। 7x प्लस वाई इज इक्वल में कितना आ गया? 80। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? इसमें y मिलाया है और y प्लस 80 मिलाया है, ठीक है, तो दोनों की क्वांटिटी क्या आ गई? बराबर आ गई। y से y कट जाएगा, उधर जाके कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल में कितना आ गया? 80। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। x की वैल्यू जैसे 40 आई, अपना स्टार्टिंग में मिक्सर कितना था? 9x और 7x। 9 और 7 ये भी कितना आ गया? 16। 16 इंटू 40 निकाल सकते हैं, 640 आ गया ये भी। तो हम क्वांटिटी स्टेटमेंट सेकंड से भी आंसर निकाल सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ हमने इसमें y मिलाया, इसमें y प्लस 80 मिलाया, निकालने के बाद में दोनों की क्वांटिटी सेम आ गई, y से y कट गया, x की वैल्यू निकाल ली। स्टार्टिंग में अपने पास में 9 और 7 16 टोटल मिक्सचर था, तो अपने पास में 640 आ जाएगा फाइनल मिक्सचर। आई वेटिंग पॉइंट। इजी क्वेश्चन, टफर साइड पे नहीं था ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आरआरबी पीओ में। आरआरबी पीओ में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, समझ पाया बात को? बोलो सर सिंप्लीफिकेशन नहीं आता क्या? कुछ ऐसा कुछ बताइए, सिंप्लीफिकेशन कुछ करके बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन। इतने स्टेटमेंट डीआई डीएस करवा दूंगा ना आपको, इतने सारे करवा दूंगा कि आपको मतलब किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और मेरा हमेशा से ही मोटिव रहता है, मैं आपको बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ, मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नॉर्मल किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो मैं हमेशा इस चीज़ को डिस्क्राइब करता ही करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी चीज़ को जब बार बार बोलते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है उसका। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा इम्पैक्ट, मेरा पढ़ाने का मोटिव ये है कि यार एक मोटिव होता है ना, पढ़ाने का मोटिव ये है कि यार चीज़ें इम्पैक्ट करे, चीज़ें इम्पैक्ट करे, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो इम्पैक्ट करे। और उसके साथ साथ में प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है। हमें क्या है, प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाती, प्रॉब्लम यही होता है। और अगर मिल जाए तो जो करने वाला है वो तो कर जाएगा, वही चीज़ है, करने वाला कर जाएगा उस चीज़ को। हमेशा याद रखना इस चीज़ को, प्रीलिम्स तक आपका मेंस बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। ये बात लिख लो कहीं बोर्ड पे, कहीं चिपका दो, किसी पन्ने पे चिपका दो, कि जो आप रफ कर रहे हो उस पर चिपका दो, कहीं पे भी चिपका दो, प्रीलिम्स तक आपका मेंस बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है उनको ये बात हमेशा याद रखनी है, उनको ये बात हमेशा याद रखनी है। द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट टू स्टेटमेंट्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। इस क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाएंगे आपको। देखो गिवन मिलो, you have to decide whether the data provided in statement are sufficient to answer the question or not. आंसर क्वेश्चन क्या है अपना, देखो पहले। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज n+5 days. टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज n+5 days. ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द टोटल वर्क। ए को कितना टाइम लगता है ये अपने को निकालना है, ये है अपना क्वेश्चन। तो कौन से स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं ये अपने को बताना है। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 10 days लेस देन टाइम टेकन बाय बी है। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 10 days लेस देन टाइम टेकन बाय बी। तो ए को कितना टाइम लगेगा, बी को लग रहा था n+5, इसमें से 10 घटा दूंगा तो ए को कितना लगेगा, n-5। सिंपल चीज है। तो इससे ए को ये प्रॉपर बताना है, ये n- का ये बताना, प्रॉपर बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, 10 days है, 20 days है, 25 days है, वो बताने हैं। ये तो आ गया, चलो मान लिया मैंने, प्रॉपर नहीं है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकल के आई ना। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज 10 days लेस देन टेकन बाय बी। ठीक है, समझ में आ गई। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, ऑन वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट द वर्क। ऑन वर्किंग टुगेदर ए प्लस बी, वर्किंग अगर साथ में करते हैं तो काम कितने दिन में कर लेंगे, n/2 माइनस का 12.5/n, इतने दिन में वो काम पूरा कर लेंगे, इतने दिन में काम पूरा कर लेंगे। सिंपल चीज है। क्वेश्चन का नेचर बताता है कि हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बोला सर आप तो पहले उस तरीके से करते थे। यार मैं लगभग जो मुझे क्वेश्चन दिखता है ना, मैं उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है सॉल्व करने का वो लगाता हूँ। यहाँ पे मैं एफिशिएंसी निकाल के करूंगा। ये देखो, ये n+5 यहाँ पे लिखा, n-5 यहाँ पे लिखा, इनका एक प्रॉपर वर्क आएगा, फिर ये इसकी n-5 एफिशिएंसी आएगी, इसकी n+5। ये गलत तरीका है। तरीका ये, मैं ये नहीं बोल रहा ये तरीका गलत है, ये तरीका इस क्वेश्चन के लिए गलत है गुरुजी। इस क्वेश्चन में ये तरीका फिट नहीं बैठ रहा। जिस क्वेश्चन में जो तरीका बैठता है वो लगाते हैं ना, जिस क्वेश्चन में जो तरीका सेट होता है वो लगाते हैं। तो आपको पता है ए की एफिशिएंसी n-5 डेज में काम पूरा करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, n-5। जब बोथ वाले आते हैं ना कि ए इतने दिन में कर सकता है, और बोथ में भी वेरिएबल वाले, जैसे इसमें बोथ है ए प्लस बी, इंडिविजुअल है ए और बी, और वेरिएबल है, तो हमेशा यही तरीका लगाना है। प्लस 1/n+5 इज इक्वल में क्या आएगा, इसका भी उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी मतलब ये एफिशिएंसी है। अरे भैया इतने दिन में काम पूरा कर रहा था, डेज का उल्टा ही तो एफिशिएंसी होती है, डेज का उल्टा ही तो एफिशिएंसी होती है। इसकी एफिशिएंसी बराबर कर देते हैं, बोथ की एफिशिएंसी। एक दिन में ये इतना, एफिशिएंसी मींस क्या होता है, वर्क डन इन 1 days। तो एक दिन में ए ने इतना काम किया, एक दिन में बी ने इतना काम किया, तो वो बराबर किसके होगा, ए दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया उसके बराबर ही तो होगा ना। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया देख लेते हैं। इसको कितना दिन लग रहा है, n/2 माइनस का ये आ जाएगा 25/2n, एलसीएम देता हूँ 2n, n आ जाएगा तो n² माइनस का आ जाएगा 25। तो इसका उल्टा कर, ये तो डेज आ गया, ये तो क्या आ गया डेज। ए प्लस बी को मिलकर इतना दिन लगता है, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, 2n/n² माइनस का 25। सिंपल चीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ये तो सेम ही आ गया यार। बराबर में एलसीएम लेता हूं तो ए माइनस का बी और ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस का b² होता है। a² माइनस b² क्या बन जाएगा यहाँ से,
एन स्क्वायर। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाओगे, सर एक ही क्वेश्चन है, एक ही वेरिएबल है, हम निकाल लेंगे दोनों को मिला के। नहीं निकलेगा, दोनों चीजें बराबर है। अरे बराबर है, मेरे को समझ में आ गया देखते ही। एक्स स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर माइनस का 25, क्योंकि ए माइनस का भी है और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बट्टे में देखो यहाँ पे इसमें डिवाइड किया तो एन प्लस का 5 टाइम जाएगा, एन प्लस 5 टाइम को एन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन प्लस 5 आ जाएगा। प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस का 25 को एक्स, ये क्या है एन है यार, मैं बार बार एन स्क्वायर माइनस के 25 को एन प्लस 25 से डिवाइड करूंगा, भाग कितनी बार जाएगा एन माइनस 25, और एन माइनस 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन माइनस का 5 आएगा यार, क्या बोल रहा हूँ, 2n बट्टे आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 25। सिंपल है, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 2n आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 25। इधर भी कितना है 2n है, बट्टे में है एन स्क्वायर माइनस का 25, दोनों बराबर में है। एन की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, जब तक एन की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे तब तक हम ए की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो हम दोनों को मिला के आंसर नहीं निकाल सकते। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो करने के तरीके हैं, कर भी लेंगे लेकिन लास्ट तक वो जाएगा नहीं, इस क्वेश्चन में लास्ट तक कोई जाएगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सबको लगेगा कि यार एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, छोड़ देते हैं क्योंकि निकल जाएगा दोनों को मिला के आंसर, लेकिन नहीं निकलेगा। दिस इज हाउ द एग्जामिनर प्ले विथ योर माइंड, कि वो ऐसे क्वेश्चन डालता है जिसमें आपको लगता है यार कर लूंगा, लेकिन नहीं होते, वो गलत आ जाते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। आरआरबी पीओ में यार मेरे स्कोर मुझे याद नहीं आ रहा, आरआरबी क्लर्क का मुझे याद आ रहा है, मेरे शायद आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का मुझे याद आ रहा है। आईबीपीएस क्लर्क में मेरे 36 मार्क्स थे मेंस के अंदर, 36 से 37 ऐसा कुछ थे, 37 मार्क्स थे मेरे आरआरबी, और उसमें मैं ब्लंडर कर दिया था मैंने एक क्वेश्चन के अंदर, वरना 40 के आसपास हो जाते। क्वेश्चन में 40 अटेम्प्ट करके आया था, उसमें सेलेक्ट भी हो गया था, लेकिन उसको क्या छोड़ो अभी, उसमें 40 मार्क्स थे। आरआरबी क्लर्क के अंदर मेरे शायद 35 के आसपास मार्क्स थे, 50 में से 35 के आसपास मार्क्स थे। वैसे देखें तो 28 मार्क्स उसमें लिखे हुए थे, मतलब 30 क्वेश्चन आते, 40 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन थे, 28 थे कि 30 थे मुझे कंफर्म याद नहीं, मैं देखना पड़ेगा स्कोर कार्ड वगैरह, टाइम हो गया ना चीज़ों को। समझे बात को, मैं स्कोर शेयर करूंगा कभी आपके साथ में सारे जितने भी मेरे स्कोर कार्ड्स वगैरह हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा यार इस पर फोकस कर लेना, अभी तो स्कोर कार्ड वगैरह में थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम वही है व्यूज़ के चक्कर में। और मुझे व्यूज़ नहीं इतना यार नहीं हूँ पैशनेट में कि हाँ मेरे व्यूज़ नहीं आए, मेरे को कंटेंट डालना है। एक बार डालने के बाद वो सब देखते रहेंगे। चलो थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का बोलो, सर क्वालिटी इक्वेशन नहीं आती क्या, ये लो क्वालिटी इक्वेशन, देखो इसको, देखो इसको, इजी है, टफ साइड पे नहीं है, ट्राई करो, इजियर लेवल पे है। के रंग लगे इश्क करते हैं, देखो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और ये 15x इधर जाके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x हो जाएगा 96, और ये आ जाएगा अपने पास में 190 इज इक्वल में आ जाएगा 0। 96 और 84 कितना होता है, 190 होता है ना, नहीं 180 होता है, सॉरी 180 होता है, इज इक्वल में आ जाएगा 0 अपने पास में। ठीक है, अगर देखता हूँ 12 इंटू 15 आ जाएगा, ठीक है 12 और 15 आ जाएगा, इसके रूट्स आ जाएंगे 12 और 15, पता है मैंने कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल चीज़ें। इसको देखते हैं, ये है वाई स्क्वायर, गलत कैसे लग रहा है, लेट मी चेक, प्लस माइनस का कहीं गलती होगा, यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा यार, वो करवाऊंगा अभी, वो तो याद ही नहीं है मेरे को, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला, देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ रह गई, माइनस है, माइनस है यहाँ पे, 4y स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पे ना, 4y स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का आ जाएगा 21y, प्लस में आ जाएगा
100 और ये माइनस का 3y² आ जाएगा, माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि इसको दोनों को उधर लेके चले जाएंगे ना हम लोग। 4y² माइनस का y² कितना आ जाएगा, 1y² बच जाएगा, y² बच जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, 21y है, 21y है, और ये आ जाएगा प्लस का 108 इज इक्वल में आ जाएगा 0 आ जाएगा, 108 आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा 0। ठीक है, 108 में कैसे करेंगे, 12 नमाकी 12 और 9, ये आ जाएगा 12 और आ जाएगा 9। इसके रूट है 15 और 12, इसके रूट है 12 और 9, ये इसके बराबर, बड़ा बड़ा और बड़ा, मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, दिस इज योर आंसर। एक दो इक्वेशन आएगी, मुश्किल से एक आएगी, या फिर सिंप्लीफिकेशन आप मान के चलो 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं इसके, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन को एंटरटेन वो नहीं करता, पहले आता था, आजकल बंद हो गया ये सब आना, सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक ये सब नहीं आते आजकल। ठीक है, ये सब मत करो, दिमाग में मत लेके आओ इन सब चीज़ों में। यार ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, जहाँ चला गया वो, मिलना ज़रूरी है उसका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मुझे वो करवाना है। यस, दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, आपको मजा ना आ जाए क्वेश्चन को करके मुझे बता देना। करो इसको, देखता हूं कैसे पढ़ते हो, दिमाग लगाओ इसके अंदर थोड़ा सा, देन आई टेल यू दैट हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन पहले खुद के घोड़े दौड़ाओ थोड़ा सा। डाउन स्ट्रीम स्पीड को आपने एक नोटिस करी होगी चीज़ कि हम पूरी क्लास के अंदर वैरायटी लेके आते हैं, सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। आज का जो अपना फोकस है वो मोस्टली, लाइट चली गई थी यार, वो पता नहीं क्या हो गया था। चलो कोई बात नहीं, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। स्टडी स्पीड ऑफ द बोट ए इन स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम इज s प्लस का 21 एंड रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 5:3। ठीक है, बोट ए कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए इन बी इन स्टिल वाटर, ये दे रखा है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड है, इन सब के बारे में बात करी गई है। लेकिन मेन चीज़ हम देखना पड़ेगा कि ये ए बी सी डी जो अपने पास 4 बोट्स हैं, डी भी है सी भी है, क्या एक में ही है क्या, ऑल बोट्स ए बी सी डी आर रोवरिंग इन द सेम रिवर। ठीक है, मतलब एक में ही चल रही है, ये बात हमने को पता लगानी जरूरी थी। अब थोड़ा वापस देखते हैं, स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम, ए के डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लेता हूँ मैं, स्पीड स्ट्रीम को मान लेता हूँ वाई, कितनी आ जाएगी एस, यार एस से काम करता हूँ, एस को एक्स ले लेता हूँ, एस वो 5 से एस मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं 5 तो आएगा ही ना, एक्स मान लेता हूँ 21 हो जाएगा। एंड रेशियो द स्पीड ऑफ ए डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 5:3, जो डाउन स्ट्रीम इसकी स्पीड है वो तो है x प्लस का 21, सिंपल है। ठीक है, इसकी अपस्ट्रीम कितनी आ जाएगी, a माइनस का y, इनका रेशियो गिवन है 5:3, मतलब डाउन स्ट्रीम 5 है और ये 3 है, तो सिंपल है ना, x प्लस का 21 इसमें बट्टे में 5 करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया जब इसकी वैल्यू 5 के इक्वल में है तो बट्टे में 5 लगाओ और 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल चीज़ है। मेंस पढ़ रहे हो, इतनी चीज़ें तो पता होनी नॉर्मल है ना। बोट बी कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, बी डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है 6 घंटे के अंदर 360 किलोमीटर, इसका मतलब है उसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, सिंपल है। एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 4:3, मतलब जो ए और बी की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो कितनी है, 4:3 है, सिंपल चीज है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर, ये सी के बारे में बात करते हैं, पहले हम ए और बी को सॉल्व करते हैं, फिर सी और डी के बारे में जाते हैं। ठीक है, स्टिल वाटर स्पीड ए और बी की गिवन है 4:3, तो मैं काम करता हूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से सिर्फ ए निकाल लूं, वो एक्स की फॉर्म में आएगा, सिंपल चीज है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं तो क्या मिलेगा, इन दोनों से देखता हूं क्या मिलेगा, 2a, क्योंकि y से y तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा,
बराबर में आएगा x प्लस का 21, प्लस में आएगा इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर 3x प्लस का 63, बट्टे में इसकी कितने हैं 5। लेकिन अगर इस 5 को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो अपने पास में टोटल वैल्यू निकल के आएगी ना। 2a इज इक्वल टू 5x, 21 पंजे 105, 3x प्लस का 63 और बट्टे में आ जाएगा 5। टोटल आ गया, आएगी नहीं आया। 2a इज इक्वल में आ गया बबुआ अपने पास में 5x और 3x 8x। सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर लूंगा 63 तो 168 आ जाएगा और बट्टे में पड़ा है अपने पास में 5। a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 से कट जाएगा दोनों ऊपर वाले, 4 बार कटेगा, ये से कटेगा अपने पास में 84 टाइम। तो मेरे भाई 4x प्लस का 84 बट्टे में आ जाएगा 5, बट्टे में आ जाएगा 5। ये आ गई a की वैल्यू। a की वैल्यू आ गई 9.5 4x से प्लस का 84 बट्टे में 5। आएगी नहीं, आएगी नहीं। आपको ये बात समझ में आई इतनी? कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मैंने नहीं करी है। जब a का जो न्यूमिनेटर है वो 4x की फॉर्म में है तो b की स्टिल वाटर स्पीड कितनी आ जाएगी भैया, 3x प्लस का 63 बट्टे में 5 आ जाएगी। सिंपल चीज है। अरे भैया 4 की वैल्यू 4x प्लस का 84 है, बट्टे 5 है, बट्टे में 5 तो छोड़ दो, वो तो पढ़ा ही है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस का 21, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस का 63। सिंपल चीज है, बट्टे में 5 तो था ही। आएगी नहीं आया? आगे देखते हैं। ये आ गई a और b की। अब अगर मैं कैसे करता हूं, a और b को अगर मैं घटा देता हूं ध्यान से समझना, ये एक इक्वेशन है b प्लस वाई इज, सॉरी किधर जा रहा है तू, किधर जा रहा है, तेरे को b प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और ये है a प्लस वाई इज इक्वल टू यही है। समझे, समझे? अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे एक बात बताओ, y से y कट जाएगा। तो मैंने क्यों लिया इन दोनों को, मैं आपको बता रहा हूं, उसको ट्राई कर रहा हूं। y से y तो कट जाएगा, a में से b घटेगा क्योंकि a तो बड़ा है। सिंपल सी बात है, a 4 है b 3 है तो a तो बड़ा ही होगा। तो a में से ये घटाऊंगा, y से y कट जाएगा। फिर जो अपने पास इक्वेशन आएगी वो सिर्फ x की फॉर्म में आएगी और x और न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में आएगी, तो x की वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं। दैट्स वाई आई ऑप्टेड a और b का जो अपने पास इंडिविजुअल इक्वेशन थी उनको। अगर मैं इसको इससे घटा देता हूं तो क्या आएगा, देखो a माइनस का b, y से y तो कट जाएगा, उधर क्या पड़ा है x प्लस का 21, इधर क्या पड़ा है माइनस का 60। a माइनस बी करता हूं, a माइनस बी करता हूं, इनको घटाता हूं आपस में, 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 84 में से 63 जाएगा तो क्या बचेगा, 21 बचेगा, बट्टे में 5 पड़ा है, इज इक्वल में क्या आ गया, x माइनस में 39। मल्टीप्लाई करता हूं, x प्लस का 21 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x माइनस का 195, क्योंकि 200 में से 5 जाएंगे तो यहाँ से 4x और 216 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 108 बट्टे 2 54, तो x की वैल्यू आ गई 54। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 54। जैसे ही x की वैल्यू 54 आती है, ध्यान से समझना, जैसे ही x की वैल्यू 54 आती है, अपने को x से मतलब नहीं है, अपने को a b और y से मतलब है x तो कुछ है ही नहीं ना, a b और y से मतलब है। ध्यान से समझना, अगर मैं अब मैं वैल्यू रख के देखता हूँ, बस सिंपल सी चीज़ है, a की स्टिल वाटर निकालनी है, b की स्टिल वाटर निकालनी है, यहाँ पे रख दूंगा x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं b की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या आएगी, ध्यान से समझना। लेट मी चेंज द पेन। दिखेगा नहीं शायद, ये दिख जाएगा, वाइट है ना अपने पास में, सॉरी 60 आएगा ना यहाँ पे। अब ध्यान से समझना, इतना हमने कर लिया आराम से। अब हम a की निकालते हैं। पहले a की कितनी है, 4x इंटू 4x, ये a है, देखो ये a है, 4x प्लस का 84 बट्टे 5, 4x है प्लस का 84, प्लस का 84 और बट्टे में आ जाएगा 5, ये है 4 इंटू एक्स करता हूँ, 54 108 216 प्लस का 84 बट्टे में आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 300 बट्टे 5, मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में 60। a की स्टिल वाटर स्पीड कितनी आ जाएगी, 60। सिंपल चीज है। अगर a की 60 आ गई तो b की कितनी आ जाएगी, 45। b की कितनी आ जाएगी, 45। जैसे ही b की 45 आई, आपको पता था कि b प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो b की जैसी 45 आई, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15।
वाई की कितनी आ गई? सिंपल चीज़ें, सिंपल चीज़ें। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वेरी ब्यूटीफुल लेवल क्वेश्चन। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 15। समझे नहीं? अब देखते हैं ये एक्स वाई जो भी था, ए था, उसको हमने निकाल दिया, सब इजीली निकाल दिया। अब हम देखते हैं क्या इसके बारे में बोल रखा था, सी और डी के बारे में। सी और डी के बारे में हम देख लेते हैं। स्पीड ऑफ सी इन स्टिल वाटर इज एस माइनस का 14। जो सी की जो स्टिल वाटर स्पीड है वो कितनी है? एस माइनस का 14। एस कितना था? 54। एस मतलब एक्स, एक ही बात थी ना, एस और एक्स तो हमने सेम ही लिया था। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इट कैन कैच बोट डी विच 50 किलोमीटर अहेड इन 5 आवर्स। सिंपल पता है ना चीज, तो अपने को चीज पता ही, यहां से मिटा देता हूँ, काम करता हूँ, पता है अपने को चीजें, है ना। देखो सी की जो स्पीड आई, सी की जो स्टिल वाटर स्पीड आई वो आई 40 किलोमीटर पर। और ये बोल रहा है कि सी एक आदमी है डी, वो इससे कितना किलोमीटर आगे है? 50 किलोमीटर आगे है। एंड इनके कैच बोट डी विच 50 किलोमीटर अहेड ऑफ इट इन 5 आवर्स। मतलब उसको पकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है कितने घंटे में? 5 घंटे के अंदर, 5 घंटे में इसको पकड़ लेता है। व्हेन बोथ बोट्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब बोथ बोट्स जो है सेम डायरेक्शन में चल रही है। ऐसे जब सेम डायरेक्शन में चलती है ना, तो स्पीड जो उनकी घट जाती है 50। और भाई सी कैच कर रही है, सी पकड़ रही है, तो सी की स्पीड तो ज़्यादा ही होगी ना। 40 माइनस एक्स कर देता हूँ, मान लीजिए, एक्स नहीं करूँगा, मान लीजिए जो डी की स्पीड थी वो डी थी, ठीक है। कितने घंटे में कर लेती है? 5 घंटे। ये आ जाएगा 10 बार, तो डी की स्पीड कितनी आ जाएगी? 30। डी की आ जाएगी यहाँ से 30, सी की आ जाएगी 40, डी की आ जाएगी 30, ए की आ जाएगी 60, बी की आ जाएगी 45, वाई की आ जाएगी 15। सब कुछ हमने निकाल दिया। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। देखो, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 180 किलोमीटर ए टू अपस्ट्रीम। अब ए आपको पता है अपस्ट्रीम जाएगा, ए माइनस का वाई, एंड 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टुगेदर कितना टाइम लगता है? ए की आपको पता है 60 आई थी और वाई की थी 15। 150, ए की थी 60 और वाई की थी 15, कितना जाएगा? 75। और ये आ जाएगा कितना? 48, 45। सिंपल है ना। अब तो ये आ जाएगा कितनी बार? 4 बार। ये जाएगा 2 बार, तो 6 घंटे लगने चाहिए। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू डी इन स्टिल वाटर। बी की स्पीड कितनी आई थी? 45। डी की कितनी आई थी? 30। रेशियो, सिंपल चीज, आंसर। इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं, क्योंकि लाइट चली गई थी। मुझे लगा देखूंगा नहीं, खराब चीज़ें खराब हो जाएगी तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ा। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अनदर बोट एम, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है अनदर बोट एम की वो 120 किलोमीटर है ऑफ द सेम बोट ए। मतलब जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है बोट एम की, मतलब एम प्लस वाई, वो कितना है? 120% है, मतलब 6/5 है। किसका? ऑफ द सेम, ऑफ दैट ऑफ सेम ऑफ बोट ए। दैट ऑफ सेम का मतलब क्या होता है? दैट ऑफ सेम का मतलब होता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ एम की बात पूछी है और दैट ऑफ सेम लगा दिया, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए की बात कर रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी? ए की 60 है स्टिल वाटर, वाई की है 15, सिंपल है। 75 कितनी बार जाएगा? 15, 15 से 90, एम प्लस वाई आपको पता है 15, 90 आ जाएगा। एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 75। सिंपल चीज़ है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट एम टू ट्रेवल 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। डायरेक्शन गिवन दैट स्पीड स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर, ठीक है। 240 है, प्लस में कुछ लगाने की जरूरत नहीं। एम 75 आया, माइनस का 15 था, 240 बटे 60 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4। फॉर इज योर आंसर, फॉर इज योर आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, और मजा आ गया ऐसा क्वेश्चन, है कि नहीं? थोड़ा भूख लग गया मेरे को यार अभी, लेकिन चलो मूव ऑन द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे कुछ चलते हैं, मूव करते हैं, ताकि चीजें थोड़ी सी इसको ट्राई करते हैं। ये होमवर्क देता हूं मैं आपको, काम करते हैं। ये होमवर्क इसको ट्राई करना। हर क्लास के अंदर एक होमवर्क देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। SICI का मतलब बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है आरआरबी पीओ मेंस के लेवल के हिसाब से, आरआरबी पीओ मेंस के हिसाब से बेस्ट लेवल हो सकता है। पहले इसको अच्छे से पढ़ो एंड देन अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, क्या बोला है, क्या पूछा है, सब कुछ। मैं तरीका बताऊंगा इसको सोल्व करने का, बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको तरीका देख के ना। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम। पेन चेंज कर लेता हूं पहले, चलो। जो डिफरेंस है CI और SI का एक सर्टेन प्रिंसिपल पे, एक सर्टेन सम पे, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 96। मतलब जो 2 साल के बाद में, देखो एक चीज बताता हूँ, जब ऐसे डिफरेंस वाले CI और SI में जब डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसको करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। एक याद रखना, 3 साल के लिए याद रखना, 3 years के लिए, और SI और CI के डिफरेंस की बात करता हूँ, इस टाइप से चलना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन वो सिर्फ SI की है, ये सिर्फ SI की लाइन है। मतलब है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल था, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल था 1000 रुपए, ठीक है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 10% इसका निकालेंगे, यहां लगाएंगे 10, 100 आ जाएगा, दूसरे साल भी 100 आ जाएगा, तीसरे साल भी कितना आएगा, 100। अगर यही चीज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता, यही चीज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता, तो इसका 10% यहां पे लगाते फिर हम लोग अलग से। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना कि जो आपका इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। देखो, ये फर्स्ट ईयर का SI, और फर्स्ट ईयर में SI और CI दोनों सेम होते हैं। दूसरे साल के अंदर SI प्लस CI आता है, दूसरे साल के अंदर 10% जो लगेगा, पहले CI लगेगा, सॉरी पहले SI लगेगा एंड देन फिर CI लगेगा, समझे कि नहीं? तो पहले SI लगाया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो पहले क्या लगता है, पहले है दूसरे साल के अंदर जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगता ही लगता है, ये लग गया। एंड उसके बाद में जो आपने जो इंटरेस्ट लिया था, जो इंटरेस्ट आया था उसका, उस पर भी वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगाता है। तो ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उस पर भी 10% लगेगा वापस। 10% कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। समझेंगे नहीं बात को, समझेंगे बात को। तीसरे साल के अंदर क्या करेंगे, तीसरे साल में क्या करेंगे, तीसरे साल में क्या करेंगे, ध्यान देना। पहले नॉर्मल जो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगा देंगे, ये तो ये इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद क्या, जो भी आपका इंटरेस्ट लगा था, जो भी आपका इंटरेस्ट आया था पिछले साल का, उस पर भी हम क्या करेंगे, वापस इंटरेस्ट लगाएंगे, उस पर भी क्या लगाएंगे, वापस इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 2 साल का इंटरेस्ट क्या आ गया था, 2 साल का इंटरेस्ट क्या बन गया था ऑलरेडी, ये बन गया था, यहाँ पे आ जाएगा 20। ये 20 क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, ये 20 क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। ये तीसरे साल की बात हो रही है, यहाँ पे तीसरे साल की बात हो रही है। तो 2 साल का जो अपने पास में, 2 साल का जो अपने पास में था इंटरेस्ट, ये पहला इंटरेस्ट था और दूसरे साल का इंटरेस्ट था, उन दोनों का वापस इंटरेस्ट लगेगा 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 200 है, 200 का लगा दिया 20, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्ट और लग गया था, ये वाला, इस पे भी लगेगा तीसरे साल के अंदर, तो वो 10% वापस लगेगा, तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे बात को, इसको मत समझो, बस इतना याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, इतना याद रखना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या किया, 1000 था ना, इसका 20% से निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 200, 200 एंड देन 200। अब इसका 20% वापस लगा देंगे यहाँ पे, 40, इस 40 का दुगना करके यहाँ पे लिख देंगे 80, इसका वापस 20% लगा के यहाँ पे लिख देंगे, तो आ जाएगा 4। ये होता है इसका। वापस समझाता हूँ, 500 लिया, चलिए काम करता हूँ, 250 लिया, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले यहाँ पे 3 आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 25% मतलब क्या आएगा, इंटरेस्ट 1/4, 20% ले लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 50, 50 एंड 50, ठीक है। यहाँ पे आएगा कुछ, इसका 20% लगेगा, इसका 20% लगेगा। पहले देखो, फर्स्ट लाइन में तो क्या करना है, नॉर्मल 20% निकाल के अपने को लिख देना है। सेकेंड लाइन में क्या करना है, जो फर्स्ट इंटरेस्ट लगा था
उस इंटरेस्ट का वापस 20% लगा निकाल के यहाँ लगना है, तो कितना आएगा 10। जो यहाँ पे आया उसका दोगुना करके यहाँ पे लिख देना है 20। क्यों किया ये? क्योंकि ये इन दोनों का इंटरेस्ट लगा, 100 पे अभी 20% लग गया, तो ये 20% आ गया। अब वापस हम अगले साल पे चलेंगे, तीसरे साल में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, तो इसका वापस 20% निकाल के लिख दो, 2 आ जाएगा। इस टाइप से करेंगे, जो भी पहले ऐसे लिख देंगे नॉर्मल, इसका परसेंटेज निकाल के, फिर इस ऊपर वाले का जो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था उसका निकाल के यहाँ लिख देंगे, इसका दुगना कर देंगे, फिर इसका वापस एक बार वापस निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपल चीज़ ऐसे चलती है, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखना मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द सीआई और एसआई है ना अनसर्टेन सम के अंदर। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको ये बताया था 1000 था, मान लीजिए यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे भी 1000 था, यहाँ पे 100 था, आपको पता 100 आएगा ना, इसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी मान लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 200 आएगा। अब इसका वापस 10% निकालूंगा तो 100 आएगा, 10 आएगा। तो यार ये 2 साल की बात हो रही है, इस 2 साल के अंदर ये फर्स्ट ईयर का सिर्फ सीआई है, सॉरी फर्स्ट ईयर का सिर्फ एसआई है, मतलब सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। और दूसरे साल के अंदर आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट है प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट और ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया ये सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस नहीं है क्या? ये सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस नहीं है क्या 2 साल का? पहले साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 1000 आया। दूसरे साल में अगर खाली सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर कंपाउंड की बात करूं तो ये भी ऐड हो जाएगा बीच में। तो मतलब ये जो साइड वाले होते हैं ना, ये क्या होता है, 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। तो ये आ जाएगा 100 सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगर 3 साल की बात यहाँ पे करें, 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। ये तो है 3 साल का एसआई, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो पहले साल भी एसआई सेम रहेगा, दूसरे साल भी एसआई सेम रहेगा, तीसरे साल भी एसआई सेम रहेगा, तो एसआई कितना आ गया 3000। लेकिन सीआई टोटल आ गया, ये भी आ गया सीआई के अंदर, तो ये पूरा सीआई के अंदर आ गया, ये एसआई है। सीआई कितना आ गया 3000 प्लस 310, तो ये कितना आ गया 3310। तो आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना, तो ये डिफरेंस ही है ना खाली, ये जो मैंने आपको ये बाइंडिंग करी है डिफरेंस ही तो है, इसका डिफरेंस निकालेंगे 3000 और 3310 का, तो 310 आ जाएगा डिफरेंस। सिंपल बात समझ में आई क्या आपको? सिंपल बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी था, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वापस करना, और फिर भी नहीं समझ में तो मेरे को मेल कर देना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके ना। देखो द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर विल बी 96। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के बाद में वो कितना है 96 है। एंड सीआई रिसीव्ड ऑन अ सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर विल बी 3600। यार सिंपल चीज तो बोली है इसने, सिंपल चीज तो बोली है इसने। क्या बोला, सीआई और एसआई का जो 2 साल का डिफरेंस था सर्टेन सम के अंदर एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर विल बी 96। 2 साल के बाद में 96 का डिफरेंस था, ठीक है। एंड सीआई रिसीव्ड ऑन सेम सम, मतलब सेम प्रिंसिपल के अंदर, सेम प्रिंसिपल के अंदर वो कितना है, एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आफ्टर 3 ईयर विल बी 36। मतलब सीआई जो है ना, सॉरी एसआई रिसीव्ड ऑन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम सम के ऊपर कितना आ रहा है 3 साल के अंदर 3600। मतलब पहले साल भी 1200 आया, दूसरे साल एसआई 1200 आया, तीसरे साल एसआई कितना आया 1200 आया। लेकिन मैंने क्या बताया था, लेकिन इसने क्या बोला कि 2 साल के अंदर जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो कितना 96 है। तो ये 2 साल का एसआई, खाली एसआई 2 साल का, और ये पूरा जो है ना, ये पूरा 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ये कितना परसेंट है, ये क्या है, इसको अगर लॉजिकली समझे तो ये वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि पहले साल के अंदर इतना एसआई लग गया, दूसरे साल में इतना एसआई आ गया। ये जो है ना, ये वाला ये है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपना कितना था, पहले साल में 1200 था, और इस इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगाएंगे वो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाएंगे ना, उसी रेट से लगाएंगे ना जो रेट चल रही है, तभी तो ये इंटरेस्ट आया। तो 96 जो है 1200 का कितना है 12 8, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%। तो जो कोई भी मान लीजिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब ये जो अपने पास में एसआई आया है फर्स्ट ईयर का, वो क्या है 8% से है, तो 1200 8% है किसी नंबर का, तो अगर उस नंबर का 100% निकाल लूंगा तो वो नंबर ही आ जाएगा ना अपने आप में। 4 से 25 बार, 4 से 2 आ जाएगा 6,
25 छक्के 150 तो 15,000। अब देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ, अब देखो मैं चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझना। 15,000 कोई नंबर था, रेट थी 8%। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। 15 × 120 मतलब 1200 आ जाएगा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी 1200, तीसरे साल का भी 1200। ठीक है, सीआई क्या आ जाएगा? पहले साल में ऐसा ही चलता है, खाली ऐसा ही चलता है, दूसरे साल में ऐसा ही चलता है, प्लस इसके साथ में सीआई भी आ जाता है। वो क्या, वो जो सीआई एक्स्ट्रा है वो क्या आया था? वो आया था सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो अपना ब्याज लगा था उसका भी, उसके ऊपर भी ब्याज लगाना है अपने, उसके ऊपर भी ब्याज लगाना है। तो 12 × 96 तो 96 आ जाएगा। 8% से निकालेंगे ना इसका, तो 96 आ जाएगा अपने पास में अलग से एक्स्ट्रा। यही क्या है, ये पूरा क्या आ गया, 1200 1200 और 96, ये आ गया पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब तीसरे साल की बात करता हूं तो 96 का दुगना करके लिख देंगे। दुगना क्यों किया? इस पे भी 1200 पे ब्याज लगेगा और इस 1200 पे भी ब्याज लगेगा, तो एक 1200 पे 96 लग रहा है, दोनों पे कितना लगेगा? 192। ठीक है, अब वापस इस पे लगाएंगे हम ब्याज, तो 96 का 8% निकाल के यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि ये भी तो ब्याज ही था ना एक टाइप से। ये 2 साल में एक्स्ट्रा ब्याज था, ये जो 96 आया था ना ये वाला, ये 2 साल में कुछ एक्स्ट्रा ब्याज और आ गया था, उस एक्स्ट्रा ब्याज पे भी ब्याज लगा देंगे, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। समझे? तो अपने को जानने की जरूरत नहीं। अब क्या पूछा इसने, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वर ये, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होती, अपन ने प्रिंसिपल निकाल लिया ना, प्रिंसिपल कितना निकाला? प्रिंसिपल आ गया 15,000। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होती, तो मतलब कुछ अलग होती, देन द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई आफ्टर 2 ईयर वुड बी 216। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करते हैं तो 216 होती। तो तरीका होता है प्रिंसिपल इंटू आर बट्टे 100 का स्क्वायर इज इक्वल में डिफरेंस। ये सेम है, यहीं से निकला है यार, यहीं से निकला है, आपको डिफरेंस को ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। तो अगर डिफरेंस दे रखा होता है P इंटू आर बट्टे 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डिफरेंस। तो P अपन ने निकाल लिया 15,000, आर स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा, बट्टे में 216, डिफरेंस दे रखा है ना। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होती, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वर ये, देन डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई आफ्टर 2 ईयर वुड बी ये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को नई वाली बतानी, इससे तो अपने पास में प्रिंसिपल निकल के आया था 2 बार 3 बार, 3r स्क्वायर बट्टे 2 इज इक्वल टू 216, कितनी बार जाएगा? 72, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144, आर आ जाएगा 12%, आर आ जाएगा 12%। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एग्जाम में इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ बात। ये हाईएस्ट क्वालिटी है एग्जाम की, ये एग्जाम की हाईएस्ट क्वालिटी है गुरुजी। इससे बेस्ट क्वालिटी एग्जाम में आसान नहीं है पूछना। समझे आप बात को? चीजें आपकी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको ट्राई करो समझने का। भी खाना खाने जाना पड़ेगा यार जी, मैं फाला हो गया इधर। गलती से मैं चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या कुछ बोला है इसके अंदर, देखते हैं। इसको देखो, मैं कुछ अलग देख रहा हूँ कि कुछ और अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन तो नहीं गया ना। अच्छा ठीक है, ये करना जरूरी है। एंड देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड देन जेसी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये अच्छे बच्चे हैं अपने पास में, और फिर देन वी हैव, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो करना नहीं है अपने को, ये तो मिसप्रिंटेड है थोड़ा सा। फिर ये अपने पास में, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन अभी बाकी है अच्छे अच्छे लेवल के, अभी करते हैं मूव। नहीं, कौन सा था, चलो सॉल्व करते हैं। आंसर द क्वेश्चन केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बी केस बतानी है, कौन सा सफिशिएंट है। स्टेटमेंट ए देख लेते हैं, स्टेटमेंट ए देख लेते हैं पहले। एज ऑफ ए इज 33 से 3 बाई लेस देन द एज ऑफ बी। ए बी से कितना % कम है? 33.33, मतलब ए की 2 हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी। हु इज 20% मोर देन द एज ऑफ सी।
ठीक है यार, सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ए है, बी है, सी है। ए की 33.33% लेस है तो ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी 3। एंड द एज ऑफ बी हु इज 20% मोर देन द एज ऑफ सी। 20% मोर देन मतलब 6 और 5 आ जाएगा 6, 5। रेशियो ऑफ द बी टू ई 6:7। तो बी की कैसे निकलेगी यार, चलो निकाल के देख लेते हैं। बी और ई, इसको 6 रखता हूँ तो ये इसको भी 6 करना पड़ेगा। 6 करने के लिए, अच्छा 3 था ना, ये 3 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 2 से करूंगा तो इसको भी 2 से करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। ये 6 है तो ये 5 पड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या पूछा, रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी टू ई इज 6:7। जब बी की एज 6 में है तो ई की एज कितनी आ जाएगी, 6:7 आ जाएगी, तो ई की आ जाएगी 7। सिंपल है, ए बी सी का रेशियो निकला है, प्रॉपर एज तो निकली नहीं। तो फर्स्ट से तो नहीं बता सकते, ओनली वन से नहीं बता सकते। देख लेते हैं एक बार, ओनली वन से तो आंसर नहीं आ सकता, स्टेटमेंट 1 ओनली से नहीं आंसर, ओनली सेकंड से चेक करता हूँ। ठीक है, इज 5 ईयर ओल्डर देन बी, डी इज 15 ईयर ओल्ड, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड डी इज 4:3। ठीक है, देख लेते हैं एक बार के लिए, स्टेटमेंट सेकंड चेक कर लेता हूँ। इज 5 ईयर ओल्डर देन बी, बी प्लस 5, सिंपल चीज है। डी इज 15 ईयर ओल्ड, डी की एज कितनी है 15, कोई बात नहीं। ए इज एंड रेशियो ऑफ ए एंड डी कितना आ जाएगा 4:3। तो ए एंड डी का जो रेशियो है 4:3 है, डी 3 है तो ए 4 हो जाएगा, डी की आ जाएगी, ए की आ जाएगी 20, ए की आ जाएगी 20। ए की 20 आ गई, डी की 15 आ गई, ई का तो कुछ पता है नहीं, तो भैया हम सेकंड से भी ओनली नहीं निकाल सकते, ओनली थर्ड से चेक करता हूं, ओनली थर्ड से चेक करता हूं। ठीक है, सिंपल है यार, एज ऑफ ई इज इक्वल टू 35 गिवन है, एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी कितना गिवन है 2:3 है। इससे भी हम नहीं निकाल सकते, इससे भी नहीं निकाल सकते। तो जब इससे नहीं निकाल सकते, एनी टू ओनली 3 से भी नहीं निकाल सकते। एनी टू का देखता हूँ, चलो फर्स्ट सेकंड से निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड तो निकाल सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, बताता हूँ देखो कैसे निकालेंगे। चेंज में द पेन, क्योंकि आपको पता है ए की एज 20 आ गई अब आपको पता है बी और ई का डिफरेंस 5 साल का है, बी और ई का डिफरेंस 5 साल का है, तो बी की एज तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से। एक का डिफरेंस 5 के बराबर, तो 6×5 = 30। तो फर्स्ट सेकंड से तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ, कोई बात नहीं। क्या मैं सेकंड थर्ड से निकाल सकता हूँ बी का, ठीक है। ए की एज 20 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगी, बी की आ जाएगी 30, सेकंड थर्ड से भी निकाल सकता हूँ। क्या मैं फर्स्ट थर्ड से निकाल सकता हूँ आंसर, ई की एज 35 है, ठीक है, ई की एज 35 है, 7×5 = 35, तो 6×5 = 30, एनी टू से निकाल सकता हूँ, एनी टू से आंसर निकाल सकते हैं। मेरी ईजिएस्ट साइड पे था, इतना टफर साइड पे नहीं था। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आप सोल्व करते तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यार ये इतना ज़्यादा होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम ब्लंडर करते हैं, हम ब्लंडर करते हैं एग्जाम, ये मान के चलो। एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका दिमाग नहीं लग रहा ना, आपका दिमाग कब लगेगा, जब आप खुद सॉल्व करोगे, सिंपल चीज। चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इत्मीनान से, तबीयत से इसको देखो क्या पूछा है, और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गलती से मैं इन्हें देख के, चलो करें सॉल्व, देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, एंड कुछ अपने को नोट भी दिया हुआ है नीचे, उन नोट को अच्छे से पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछा है इसमें,